Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Study Band. लास्ट लेक्चर में हमने टैक्सेशन में डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा था. देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट वेरियस स्लैब रेट्स विच आर एप्लीकेबल टू दी एसएससीज. एसएससी कौन होते हैं? वो पर्सन जिनको टैक्स पे करना होता है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था काफ़ी डिटेल में. आज हम आगे फर्दर प्रोसीड करने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे कि जो हम टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकालते थे, टैक्स निकालना तो सीख लिया कि किस तरह निकालते हैं, बट वो जिस इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं वो इनकम हमने कैसे कैलकुलेट करी, आज हम मेन उसी के बारे में सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव डन यस्टरडे. ओके, हमने कल पढ़ा था मेन 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं. कौन से 5 हेड्स होते थे? एक तो होता था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, then income from profits and gains from business and professions, या in short we can say PGBP. then income from capital gains, then income from other sources. इन सब के बारे में कल हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था. इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या कौन सी चीज़ें आ जाती थी? लाइक योर पेंशन, देन ग्रेचुटी, पीएफ हो गए, ये सब सैलरी के पार्ट्स थे. तो हमने इसको एक हेड के अंदर कर दिया, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी आप रेंटल इनकम कमाते हैं थ्रू योर हाउस, जो आप अपने घर को किराए पे देके जो भी इनकम कमाएंगे, दैट विल कम अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. देन इनकम फ्रॉम पीजीबीपी क्या था? इसमें जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस होंगे, लाइक डॉक्टर्स हो गए, आई टोल्ड यू यस्टरडे, देन लॉयर्स वगैरह, ये सब पर्सनस जो भी इनकम अर्न करते हैं, दैट विल कम अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, और वी कैन से प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में क्या आ जाएगी? वो इनकम वट एवर यू हैव अर्नड फ्रॉम दी सेल ऑफ कैपिटल एसेट. लाइक मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कोई लैंड है ₹1,00,000 की, आपने उसको अगर 1,50,000 में बेच दिया, जो ये डिफरेंस आया 50,000 का, दैट विल बी टर्म्ड एज योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. देन आई ऑल्सो टोल्ड यू कि कैपिटल गेन में हमारे म्यूचुअल फंड्स, जो हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करी होती है, ये सब यही हमारे कैपिटल गेन का ही पार्ट होती हैं. देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने आपको बताया था बाकी सारी इनकम्स अदर देन इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस एंड कैपिटल गेन, इन सबको छोड़ के बाकी जो भी इनकम रहेगी हमारी, दैट विल कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. लाइक आपने कोई भी इंटरेस्ट अर्न किया थ्रू योर सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो गया, देन विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, आप लॉटरी से कुछ जीत रहे हैं, दैट विल ऑल्सो कम अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बाकी आपको इनकी डिटेल में नहीं जाना है, बस सिंपली मेन आपको याद रखना है कि वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम, उनके नाम और थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू उसका पता होना चाहिए कि इनके अंडर क्या क्या आता है. देन वी स्टडीड अबाउट वेरियस स्लैब रेट्स. और स्लैब रेट से पहले मैंने आपको बताया था कि हमने जो भी इंडिविजुअल है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था. एक तो था लेस देन 60 ईयर्स, ये हो गए हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स. देन बिटवीन 60 to 80, दीज वर कॉल्ड एज सीनियर सिटीजन्स. देन अबव 80 ईयर्स को हम कहते थे सुपर सीनियर सिटीजन्स. ओके, ये पढ़ा था. फिर इन्हीं एज के बेसिस पे हमने स्लैब रेट्स बनाए थे. जिनकी एज थी लेस देन 60 ईयर्स, उनके डिफरेंट स्लैब रेट्स थे एज पर देयर रेंजेस ऑफ इनकम. देन 60 to 80 के लिए अलग थे, देन ग्रेटर देन 80 के लिए अलग थे. ओके, वो सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, दैट इज़ कि हम किस तरह से जो भी हम टैक्स निकाल रहे हैं. कल मैंने क्या किया था, आपको एक टैक्सेबल इनकम दे दी थी कि इस पर्टिकुलर पर्सन की ये इनकम है, लेट्स से एक्स अमाउंट, दिस इज द टैक्सेबल इनकम, और इस पे हमने रेट लगाया जो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल रेट था एज पर द स्लैब रेट्स. तो इसका लेट्स से रेट था वाई, तो आपका आंसर आ गया टैक्स पेबल इन दी एंड कुछ भी आ गया, Z आ गया. ओके, तो ये जो टैक्स निकालना तो हमने सीखा कि कैसे रेट्स को अप्लाई करके हम टैक्स निकालेंगे. बट ये जो मैंने आपको टैक्सेबल इनकम दी थी कि इसके ऊपर बताएं कितना टैक्स आया, ये इनकम हमारी कैसे निकली, आज हमने यही मेन समझना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू कैलकुलेट इनकम ऑन विच टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड. किस तरह से हम इनकम को कैलकुलेट करें जिसके ऊपर हमने टैक्स को निकालना है. ठीक है, इनके लिए
एक प्रोसीजर है प्रॉपर। अब ये भी नहीं है कि आपको पूरा ये स्पेसिफिकली यही पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है, नो, आपको तो वहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में आएगा, बट सिंपली एक सीक्वेंस तो याद होनी चाहिए ना कि किस तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम निकलती है। तो एक बार आप यहाँ पे देखें, ये नहीं देखना कि काफ़ी लेंथी है, काफ़ी टफ लग रहा है, नो, आगे मैं आपको एक फॉर्मेट के थ्रू भी बताऊंगी, ऐसे प्रैक्टिकली भी थोड़ा करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी वे में समझ आएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसे एक बार सुन लीजिए। पहले है एग्रीगेशन ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। हम कैसे निकाल रहे हैं अपनी टैक्सेबल इनकम को? सबसे पहले जो भी आपके 5 हेड्स हैं इनकम के, जो भी मैंने आपको बताए थे, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं आप वर्ड यूज कर रही हूँ पीजीबीपी, याद रखें ये क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इतना लेंथी वर्ड मैं बार बार नहीं बोलूंगी, इन शॉर्ट आई विल से पीजीबीपी, तो आपको समझ जाना है दैट इट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो 5 हेड्स होंगे, सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, इन सबको आपस में टोटल करके, सबसे पहला स्टेप है इनका टोटल करें, एग्रीगेट करें। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर एक इंडिविजुअल जिसको टैक्स पे करना है वो पांचों वे में इनकम अर्न करे, मीन्स इन 5 हेड के अंडर वो इनकम अर्न करता है, नो, मे बी वो उसके बाद सिर्फ सैलरी के थ्रू इनकम आती है, मे बी हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू आती है, या हो सकता है सिर्फ पीजीबीपी और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, और मे बी वो सिर्फ सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहा है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, मीन्स थ्रू वट एवर हेड ऑफ इनकम ही इज अर्निंग, उसका वो एग्रीगेट कर लेगा। ओके, सबसे पहले हमने सारी हेड्स ऑफ इनकम का टोटल करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम इफ एप्लीकेबल। आपने एक बार अपने जो भी आप अर्न कर रहे थे थ्रू वेरियस हेड्स, और उन हेड्स के अंदर वेरियस सोर्सेज के थ्रू जो भी आप इनकम अर्न कर रहे थे, उसका जब आपने एक बार एग्रीगेट कर दिया, टोटल किया कुछ भी, लेट से ₹10,000 करा। ओके, ये थे आपके 5 हेड्स के थ्रू इनकम आई थी। अब आगे क्या करना होता है हमने, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, लेट्स से कोई इंडिविजुअल एक्स है, उसका सन है वाई, बट वाई जो है ही इज़ अ माइनर दैट इज़ अंडर 18, तो उसको हो सकता है समहाउ वो किसी तरह कोई इनकम अर्न करे, मे बी ही इज़ वेरी मच टैलेंटेड दैट ही स्टार्टेड अर्निंग समथिंग, बट अभी वो माइनर है तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो क्या होता है, जो माइनर के पेरेंट होते हैं, या फिर वी कैन से जो उसका लीगल गार्डियन है, उसकी इनकम में उस दैट पर्टिकुलर माइनर की इनकम को हम क्लब कर देते हैं। तो अगर कोई भी, इफ़ एप्लीकेबल, अगर हुआ कोई ऐसा माइनर, माइनर बोल सकते हैं, या फिर कई बार क्या होता है, ऐसे पर्सन्स क्या करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स पर्सन है, वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि मेरी इनकम कुछ ज़्यादा ही आ रही है, तो कुछ अपनी थोड़ी इनकम मैं अपने वाइफ की इनकम में अगर शिफ्ट कर दूँ, उस वजह से शायद मेरे को थोड़ा सा टैक्स रेट कम लगे। तो आपस में ये सब मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट इनकम टैक्स डज नॉट अलाउ दिस, इसीलिए उन्होंने एक रख दिया प्रॉपर प्रोसीजर कि क्लबिंग ऑफ इनकम जहाँ जहाँ लगेगी हमने वो करना है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में जैसे मैंने आपको एक माइनर का एग्जांपल बताया कि माइनर की इनकम उस पर्टिकुलर एसएससी के साथ क्लब हो जाएगी। सिमिलरली अगर किसी ने अपनी वाइफ की इनकम में अपनी इनकम शो कर दिया, फिर किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड की इनकम में अपनी इनकम का कुछ पार्ट शो कर दिया, दैट विल नॉट बी अलाउड, दोबारा वापस रिस्पेक्टिव पर्सन की इनकम में क्लब हो जाएगा। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम उस पर्सन की इनकम को साथ में क्लब कर देंगे अगर कुछ भी होगी। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार हमारी टोटल इनकम आ गई नहीं यहाँ क्लब करके, लेट्स से ये थी 1000, तो टोटल आ गया 11,000। अब क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फिर कई सारी एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये आगे मैं आपको फर्दर स्टेप में बताती हूँ, एक बार सुन लीजिए। उसके बाद डिडक्शंस को क्लेम करते हैं, देन वी गेट नेट टैक्सेबल इनकम। फिर डिडक्शंस क्लेम करने के बाद जो भी हम इनकम टैक्स से क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद वी गेट net taxable income. Then in the last we do adjustment of rebate, surcharge and सेस। नाउ अब ये सारे स्टेप्स जितने मैंने आपको बताए, इनको वन बाय वन समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब फर्स्ट वन तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको पता है 5 हेड्स कौन से हैं, तो सिंपली उनका टोटल करना है, दैट विल बी द एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। बाकी स्टेप्स बताऊंगी, बट एक बार मैं आपको फॉर्मेट के थ्रू भी बताती हूँ। देखिए, पहले हमारे ये 5 हेड्स हैं ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ये मैंने वहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप लिखा था, दैट इज एग्रीगेट करेंगे हम 5 हेड्स ऑफ इनकम का। ठीक है, देखो हमने एग्रीगेट करा सबका, तो यहाँ पे हमारा ये टोटल आ गया जो भी एग्रीगेट करके आया होगा। देन अगर हुआ एप्लीकेबल, किसी और पर्सन की भी इनकम होगी जो हमें शो करनी होगी अपने साथ, तो यहाँ पे हम इनकम कर देंगे क्लब, तो वहाँ पे रिस्पेक्टिव अमाउंट को ऐड करके जो अमाउंट आएगा, देन वी विल डू एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दिस विल बी द थर्ड स्टेप, ये सेकेंड क्लबिंग। देन उसके बाद हमने डिडक्शंस को क्लेम करना है, फोर्थ।
उसके बाद वी विल गेट नेट टैक्सेबल इनकम, देन वी विल डू एडजस्टमेंट ऑफ रिबेट, सरचार्ज एंड सेस। ये तीनों को मिला के दिस विल बी द 6th स्टेप। तो इफ़ यू हैव नोटिस, जो मैंने यहाँ पे लाइन टू लाइन लिखा सब कुछ, वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मेट के थ्रू भी बता दिया, ताकि और अच्छे से, अगर फॉर्मेट भी आपके माइंड में बैठ गया एक तरह से, तो आपको पता लग जाएगा क्या स्टेप्स हैं हम इनकम निकालते हैं। काफ़ी ईजी है, तो इतना टफ नहीं लगेगा आपको। क्या किया, टोटल इनकम निकाली पहले। ओके, फर्स्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन, फिर से दोबारा बताती हूँ। इनकम का टोटल किया यहाँ तक, इंक्लूडिंग क्लबिंग अगर कहीं पे भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब ये जो फर्दर स्टेप्स हैं, एडजस्टमेंट एंड सेट ऑफ, ये डिडक्शंस, देन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, देन सरचार्ज और ये सेस के बारे में, ये पहले मैं आपको बताती हूँ, देन अगेन वी विल कम बैक टू दिस फॉर्मेट। देन ये फॉर्मेट तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाला है। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको ये बताया था, पहले तो 5 हेड्स का टोटल हो गया, देन वी विल डू क्लबिंग। अब क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है मैंने आपको समझा दिया, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ। नॉर्मली अ पर्सन इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अर्नड बाय हिम ओनली। नॉर्मली क्या होता है, पर्सन को टैक्स किस पे लगता है, बस उसी इनकम पे जो उसने अर्न करी होती है। हाउएवर, बट कई बार क्या होता है, इन स्पेशल केसेस, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, द इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड और क्लब्ड इन दी टैक्सेबल इनकम ऑफ दी टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर यहाँ पे यही इसी पर्सन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे तो जनरली क्या होता है, जो पर्सन ने जो इनकम अर्न करी है उसने उसी पे टैक्स देना है सिंपली, बट कई केसेस में ऐसा होता है कि किसी और पर्सन की इनकम उस रिस्पेक्टिव पर्सन की इनकम के साथ क्लब हो जाती है। वही एक्स पर्सन है और वाई माइनर है, वाई तो अपनी जो अर्न कर रहा था उस पर तो टैक्स देगा ही देगा, बट सम हाउ कुछ ऐसा केस बन गया वही ना कि माइनर है, अब उसकी इनकम पे तो वो खुद टैक्स देगा नहीं, तो टैक्स ऑन हिज इनकम विल बी पेड बाय हिज पेरेंट। तो एक्स ही पे करेगा, तो वाई की जितनी भी इनकम होगी वो एक्स में क्लब हो जाएगी साथ में, दैट इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। इन सच अ केस ही विल बी लायबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम। उस केस में क्या होगा, वो अपनी इनकम पे टैक्स पे करने के लिए तो लायबल है ही है, एज वेल एज द इनकम ऑफ अदर पीपल टू। वो सेकंड जो अनदर पर्सन होगा उसके भी इनकम पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लाइक इन आवर एग्जांपल, अदर पीपल या वी कैन से वाई की इनकम पे भी उसको टैक्स पे करना है, और अपनी खुद की इनकम, हिज इनकम जो एक्स की खुद की इनकम है उस पर भी उसको खुद ही टैक्स पे करना है। द सिचुएशन इन विच द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी और पर्सन की इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, जो अपना खुद टैक्स पे कर रहा था उसकी इनकम में अगर किसी और पर्सन की इनकम इंक्लूड हो जाए साथ में, दैट विल बी टर्म्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम। आई होप अब आपको यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। चलिए आगे देखते हैं, सेट ऑफ लॉसेज। सेट ऑफ के बाद हमने कैरी फॉरवर्ड भी पढ़ना है, बट पहले सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या है, अब तो आपको नाम से भी तो ये क्लियर हो रहा है ना, सेट ऑफ करना कुछ। लेट्स से एक बिजनेस ए है और बिजनेस बी है। ओके, ये दोनों आपके ही बिजनेस है। बिजनेस ए से यू हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000, यहाँ से आपको 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, बट थ्रू बिजनेस बी यू आर इनकरिंग अ लॉस ऑफ ₹60,000। ए से आपको प्रॉफिट है 1,00,000 का, बट बी से आपको लॉस हो रहा है, तो इन दी एंड आप क्या कंक्लूड करेंगे कि मेरा 40,000 का प्रॉफिट है सिर्फ, क्योंकि लॉस को भी तो एक तरह से आपने बीच में क्या करा, दिस इज सेटिंग ऑफ, एक तरह से सेट ऑफ कर रहे हो, तो ये है सेट ऑफ लॉसेज। इजी वे में तो ये है, बट अब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वी कैन से इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, हमने कहाँ पे सेट ऑफ करना है, अपनी इनकम की बात करेंगे, नहीं तो जनरल एग्जांपल बताई। ओके, तो अब अपनी हमने इनकम को सेट ऑफ करना है, उसके दो वेज हैं, या तो हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लें या तो हम इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लें। वन बाय वन देखते हैं। अब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या होता है, आपने ऐसे सुना होगा ना, स्कूल में होता था इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता था। वो क्या होता था, एक स्कूल का कॉम्पिटिशन दूसरे स्कूल के साथ, मतलब जो एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स ऑफ अनदर स्कूल, दैट इज नोन एज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सिमिलरली यहाँ पे इंट्रा हेड और इंटर हेड, इंट्रा हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं इसी की, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं अगर वह उनका आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है तो दैट विल बी टर्म्ड एज इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब स्कूल के अंदर। ठीक है, बट जब इंटर स्कूल बोल देंगे तो दो डिफरेंट स्कूल्स की बात हो रही है। वैसे ही इनकम टैक्स में क्या है, इंटर हेड और इंट्रा हेड। इंटर हेड होगा, यू नो कि 5 हेड्स हैं, सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज। अगर सैलरी में ही कुछ आपको इनकम है
और सैलरी में ही कुछ लॉस है, अगर ये आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं खुद, दैट विल बी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, क्योंकि वो एक ही हेड के अंदर हो रहा है विद इन। बट अगर सैलरी का कोई लॉस हम कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉफिट के या किसी और के साथ, तो दैट विल बी टर्म्ड एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। आई होप आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा कि क्या है इंट्रा हेड और इंटर हेड। अब एक बार रीड करते हैं, देन इट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू यू। देखिए, इफ इन एनी ईयर द टैक्स पेयर हैज इनकर्ड लॉस फ्रॉम एनी सोर्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड, अगर किसी भी साल में जो टैक्स पेयर है उसको लॉस हुआ किसी भी सोर्स से अंडर अ पर्टिकुलर हेड। आपको मैंने बताया था हेड एक होता है, बट हेड के अंदर वी हैव वेरियस सोर्सेज। हेड है लेट्स से पीजीबीपी, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए, बिजनेस बी, लेट्स से यू हैव टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या होता है, अगर आपको ए से लॉस हो रहा है 1 लाख का, वही सेम एग्जांपल, और बी से लॉस हो रहा है आपको 60,000 का, तो आप 1 लाख को आपस में यहीं पे सेट ऑफ कर लोगे 60,000 के साथ कि आपको 40,000 का नेट अमाउंट यहाँ पे दिख गया, तो ये एक ही हेड था पीजीबीपी, तो ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की है। तो लाइन भी देखो, पढ़ो एक बार। इफ इन एनी ईयर द टैक्स पेयर हैज इनकर्ड लॉस फ्रॉम एनी सोर्स, अब एक हेड है उसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज है, सोर्स ए, सोर्स बी, अब इनमें से किसी भी सोर्सेज में कोई भी लॉस इनकर हो जाए, लाइक इन आर एग्जांपल बी में लॉस हुआ हमें 60,000 का, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 60,000 के लॉस को 1 लाख के प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हैं एक ही हेड के अंडर। याद रखें, सिमिलर हेड में जब कोई एडजस्टमेंट हो रही है दैट विल बी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। Then he is allowed to adjust such loss against income from any other source। एक सोर्स बी 60,000 के लॉस को हमने सोर्स ए 1 लाख के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर दिया, फॉलिंग अंडर दी सेम हेड, सेम हेड के अंडर आ रहे हैं ए और बी, तो दैट विल बी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। या दूसरे वर्ड्स में कहें, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम अ सोर्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। उसी सेम हेड के अंडर एक सोर्स का लॉस हम दूसरे सोर्स के प्रॉफिट के साथ अगर एडजस्ट कर दें, दैट विल बी टर्म्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल भी ही दी मैंने यहाँ पे, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम बिजनेस बी अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ बिजनेस ए से आपको अगर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और बिजनेस बी से आपको अगर 60,000 का लॉस हो रहा है, तो अगर आप इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दोगे दैट विल बी टर्म्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होगा, अगर हम सेम हेड से एडजस्ट ना करके किसी और डिफरेंट हेड से एडजस्ट करेंगे आफ्टर मेकिंग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जब आप एक बार इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मीन्स आपस में ही हेड के विद इन दी हेड ही हम कुछ एडजस्ट कर लें, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, इफ एनी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक इंटर हेड एडजस्टमेंट। अगर इंट्रा हेड के बाद भी कुछ रह गया हमारा सेट ऑफ करने वाला, देन वी डू इंटर हेड एडजस्टमेंट। इफ इन एनी ईयर द टैक्स पेयर हैज इनकर्ड लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम and is having income from other head of income, then he can adjust the loss from one head against the income from other head। अब देखिए, मैं आपको इस लाइन को सिंपल वे में बताती हूँ। लेट्स से यू हैव इनकम अंडर 2 हेड्स, आप सैलरी से भी कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं और पीजीबीपी के थ्रू भी कर रहे हैं, ओके। एंड वही सेम पीजीबीपी में यू आर अर्निंग फ्रॉम 2 सोर्सेज ए एंड बी। अगर आपको ए से लॉस होया 1 लाख का, नाउ इस बार हमें 1 लाख का लॉस हो रहा है ए से, एंड बी से वी आर अर्निंग ओनली प्रॉफिट ऑफ 20,000, ये मैंने ब्रैकेट्स में रखा, दैट मीन्स इट इज़ अ लॉस, ओके। एंड यू आर अर्निंग सैलरी ऑफ रुपीज़ 1,50,000। अब मैंने क्या बताया, पहले सबसे पहले हम करते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब पहले हम खुद से ही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा देन वी विल गो टू सम अदर हेड। अब पहले इंट्रा हेड करेंगे, कितना होगा, 1 लाख में से 20,000 निकालेंगे, अभी भी हमें 80,000 का लॉस है, ठीक है, हमारा लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हुआ। अब जब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के थ्रू भी हमारा लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस लॉस को हम दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ करेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब 80,000 के लॉस को जब हम 1,50,000 की सैलरी से एडजस्ट कर देंगे, तो इन दी एंड हम क्या बोलेंगे, हमने नेट कितना अर्न किया अपनी इनकम में, 70,000। Now I hope this is clear to you what is interhead adjustment and what is intra-head adjustment। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है, पढ़िए। मैनी अ टाइम्स इट मे हैपन दैट आफ्टर मेकिंग इंट्रा हेड and interhead adjustments still the loss remains
अनएडजस्टेड। कई बार क्या होता है, आप चाहे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी कर लें, इंटर हेड भी कर लें, बट स्टिल आपका लॉस ही आता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सच अनएडजस्टेड लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स इनकम। ये है ईयर 1920 और ये है ईयर 2021। अगर किसी ईयर में आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, दैट इज़ आपने पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी करी, देन उसके बाद आपने इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर ली, बट स्टिल आपके पास लॉस ही आ रहा है, फिर भी आपकी इनकम पॉजिटिव में नहीं आई, तो कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स के ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं, उन्होंने एक लिमिट सेट करके रखी है कि हाँ इस पर्टिकुलर हेड से हम इस पर्टिकुलर हेड में सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इतने साल के लिए हम अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस के। तो वो डिपेंड करता है, बट सिंपल आपको मीनिंग समझना है तो वही मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल याद रखिए। अगर किसी ईयर में आपको लॉस हुआ, लेट्स से 50,000 का हुआ, अब 50,000 का लॉस हुआ, आप क्या कर सकते हैं, इस लॉस को फर्दर जब आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में लेट्स से अब आपने इनकम अर्न कर ली 1 लाख की, ओके, अब आपने 1 लाख की इनकम अर्न कर ली, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रीवियस ईयर के लॉस को यहाँ करंट ईयर में आके सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम बोलेंगे हमने नेट इनकम कितनी कमाई, 50,000 की, तो दैट इज कैरी फॉरवर्ड, एक करंट ईयर का लॉस, या वी कैन से जो भी ईयर में हम लॉस इनकर कर रहे थे उसको आगे फर्दर नेक्स्ट ईयर और वी कैन से सब्सिक्वेंट ईयर, अगले ईयर में जाके सेट ऑफ करेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्लियर? तो सबसे पहले कोशिश क्या करें, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करें, पहले खुद के ही हेड के साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश करें, वहाँ से पॉसिबल नहीं होता देन गो फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट, देन आप किसी और हेड के साथ एडजस्ट करें। बट स्टिल इफ़ यू आर इनकरिंग लॉस, आपका प्रॉफिट फिर भी नहीं आ रहा है, देन अकॉर्डिंग टू सम प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स, उनके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको बता देते हैं कि आप स्टिल इतने ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस को, देन हमारा लास्ट स्टेप क्या रहता है, लास्ट रिजॉर्ट हमारा होता है कि हम कैरी फॉरवर्ड कर दें, बट फर्स्ट वी हैव टू ट्राई इंट्रा, देन इंटर, देन लास्ट रिजॉर्ट विल बी कैरी फॉरवर्ड। आई होप अब यहाँ तक आपको सब अच्छे से क्लियर है। बाकी यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और हाँ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी। ओके, नाउ आफ्टर सेटिंग ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हम डिडक्शंस को क्लेम करते हैं। अब कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स की तरफ से आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है कि आपने जितनी भी इनकम अर्न करी है उस पर हम कुछ आपको डिडक्शंस देंगे इफ़ यू हैव मेड सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो एनलिस्ट करके रखी है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, उन्होंने अगर बताया कि अगर आपने यहाँ जगह पे पैसा इनकर करा है या इन्वेस्ट करा है, देन यू विल गेट सम डिडक्शंस। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस आना है, और इतना डीप में नहीं आएगा कि सब कुछ टैक्सेशन से उठा के दे देंगे, तो बस हमने उसके ऊपर से एक ऐसे जैसे ना मोटा मोटा हमने समझना है ऊपर से बस कि टैक्सेशन में है क्या, डिडक्शंस के बारे में क्या है, बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं डिडक्शंस वो मैं आपको कराऊंगी। अदरवाइज इतनी सारी डिडक्शंस हैं कि तो वो आपके लिए इतना याद रखना ही वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, और आई डोंट थिंक कि एग्जाम में इतना आपको पूछने वाले हैं ये सेक्शन बताएं वो सेक्शन बताएं, नो, बट सिंपली मैंने यहाँ पे 3-4 सेक्शंस लिख दिए हैं जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है और आपके माइंड में इजीली बैठ जाएंगे, और मे बी कभी किसी ना किसी से ऐसा सुना ही होगा। तो देखिए, जो पहली डिडक्शन जो इनकम टैक्स देता है, पहली नहीं कह सकते, मतलब जो भी डिडक्शंस देता है उनमें से वन ऑफ द डिडक्शन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द डिडक्शंस, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे में आस्क, आई थिंक इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो पूछ सकते हैं क्या कि डिडक्शंस जो इनकम टैक्स देता है वो अंडर विच चैप्टर दे आर एनलिस्टेड, वो किस चैप्टर में बताई हैं, दे आर गिवन इन चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये आप याद कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको पूछ सकते हैं कि इनकम टैक्स की डिडक्शंस जो होती हैं वो चैप्टर 6 के अंदर बताई गई हैं, उनमें से एक है सेक्शन 80C। वो किसके बारे में बात करता है, डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं ऑन सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स। अब क्या है, ये तो मैंने पूरा थ्योरेटिकल लिख दिया, बाकी मेन की पॉइंट्स है आपको इसमें याद रखने, पूरा नहीं देखना है। द मैक्सिमम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 80C इज ₹1,50,000 ओनली, 1.5 लाख, और वी कैन से 1,50,000। आपको 80C के अंडर 1,50,000 की डिडक्शन मिल सकती है। देखिए, लेट्स से आपकी इनकम है ₹10 लाख, ओके, सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपकी इनकम रहेगी 10 लाख, बट नाउ आप इनकम टैक्स से कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
और उनमें से एक है ATC। अगर आपने ATC के अंडर डिडक्शन क्लेम करनी है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1,50,000। तो 10 लाख में से 1,50,000 जब माइनस करें तो जो नेट अमाउंट आएगा दैट विल बी योर इनकम, ये आप डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 1,50,000 की। याद रखें मैक्सिमम बस इतनी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके और ये डिडक्शन कब क्लेम कर सकते हैं, जब आपने कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स जो इनकम टैक्स ने लिस्ट करके रखी हैं, अगर वहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे देन यू विल गेट द डिडक्शन, अदरवाइज यू कांट क्लेम एनीथिंग। ओके द वेरियस इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस वहाँ पे इन्वेस्ट करें या वहाँ पे खर्च करें जो हम क्लेम कर सकते हैं एज टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन। आपने कहीं से होम लोन लिया है, लेट्स से ₹1,00,000 का लिया था आपने लोन, बट ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी था 10,000 का, तो जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था स्टार्टिंग में 1,00,000 था ना, तो इस प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80C। देन NPS नेशनल पेंशन सिस्टम और नेशनल पेंशन स्कीम, अगर आप यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं देन यू कैन ऑल्सो क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। देन ट्यूशन फीस, अगर आपने अपने चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस दे रहे हैं, एंड याद रखें कि ट्यूशन फीस सिर्फ अप टू टू चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस माफ़ हो सकती है, और इसकी भी कुछ लिमिट है कि कितने रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से दे कैन अलाउ यू। ओके तो मेन आपको बस क्या याद रखना है, इनकम टैक्स डिडक्शंस में एक सेक्शन है 80C। अगर आपको कोई पूछे जनरल और MCQ में, बस आपको मेन इतना ही याद रखना है, सेक्शन एक 80C होती है। इसमें कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट बताई हैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन। और ये नहीं है कि अगर आपने इन सब में या किसी भी एक दो बस इन्वेस्ट करा 1,20,000 का, बट आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप पूरी 1,50,000 क्लेम कर रहे हो। नो, विच एवर इज लेस आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो 30,000 रह गया अब आप वो नहीं क्लेम करेंगे कि ये भी डिडक्शन दे। नो, जहाँ आपने जितना इन्वेस्ट करा है आपको वहीं तक डिडक्शन मिलेगी। और कई बार क्या होगा, आपने 2 लाख तक इन्वेस्ट करा है बट ATC के अंडर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 की मिलेगी, 50,000 विल नॉट बी क्लेम्ड। और भी कई सारी स्कीम्स है जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके ले सकते हैं, बट ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताई। बाकी आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट सारे नाम नहीं लर्न करने, बट एक थोड़ा होता है ना ऐसे माइंड में होना चाहिए कि ये डिडक्शन या ये सेक्शन क्या कहती है, तो आपको थोड़ा याद रखना है। देन अनदर सेक्शन 80D। आप 80D में बस याद रखेंगे कि 80D वाली सेक्शन किसके रिलेटेड है, फॉर द प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपने कहीं पे अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखी है तो उसका जो प्रीमियम वाला अमाउंट होगा, याद रखें प्रीमियम नॉट इंटरेस्ट, बाकी सब नहीं, सिर्फ प्रीमियम का जो अमाउंट आप उस पर पे कर रहे होंगे दैट यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80D। देन सेक्शन 80E। 80E में क्या आपको डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज़। अगर आपने लोन लिया है फॉर द एजुकेशन बट फॉर द हायर स्टडीज़, इस चीज़ के लिए आपने लोन लिया है, देन यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Tax deduction can be claimed under section 80E for the interest that you pay towards your education loan. Now take an example, आपने लोन लिया 10 लाख का फॉर योर एजुकेशन। अब इस 10 लाख पे लेट से आप 10% इंटरेस्ट पे करते हैं हमेशा, दैट इज ₹1,00,000। तो ये जो 1 लाख है ना इंटरेस्ट, दिस इज द इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। और याद रखें वेरी मच इंपॉर्टेंट, लोन शुड बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन। सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लोगे तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नो। और अगर आप खुद के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं तब आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अगर अपने स्पाउस के लिए ले रहे हैं देन स्टिल यू कैन क्लेम, और अपने बच्चों के लिए और फॉर अ स्टूडेंट फॉर होम यू आर अ गार्डियन, या फिर आप जिसके गार्डियन हैं अगर आप उस स्टूडेंट के लिए लोन ले रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो क्लेम दी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। उसके बाद प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन एजुकेशन लोन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। हम प्रिंसिपल पेमेंट की नहीं ले सकते डिडक्शन, ओनली फॉर द इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे 10 लाख का आपने लोन लिया था दैट इज प्रिंसिपल, आप इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ओनली फॉर द इंटरेस्ट दैट इज ₹1 लाख। नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू क्लेम एज डिडक्शन। जैसे 80C में भी हमने जो पहले पढ़ी उसमें लिमिट लगा दी कि आप 1,50,000 से मैक्सिमम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, बस इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। बट 80E में क्या कहा है, जो भी इंटरेस्ट हो चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, इस पर कोई लिमिट नहीं लगाई। 80E की आप अलग से डिडक्शन ले सकते हैं, बट याद रहे ओनली फॉर दी हायर एजुकेशन। ओके, डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 years और टिल द इंटरेस्ट इज पेड विच एवर इज अर्लियर। अब ये जो डिडक्शन है, जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा होगा ऑन एजुकेशन लोन,
वो आप डिडक्शन कब तक ले सकते हैं, 8 ईयर्स के लिए। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है 10 ईयर्स का, और एग्जांपल लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया और इस पे आपको ईयरली इंटरेस्ट देना पड़ता है 10,000 का, ठीक है, ओके। जब 10,000 का आप इंटरेस्ट देंगे फॉर 10 ईयर्स, तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, ₹1,00,000। बट इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम आपको मैक्सिमम 8 ईयर्स तक ही डिडक्शन दे सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 80,000 फॉर 8 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होगा उसी की डिडक्शन मिलेगी, बाकी 20,000 का हम क्लेम नहीं कर सकते। या तो उन्होंने कहा कि बस उतना टाइम तक मिलेगा फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स, या फिर जब तक आप इंटरेस्ट पे करें। हो सकता है आपके इंटरेस्ट का टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 7 ईयर्स का हो, तो जो 7 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा आप वो पे करके उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, 8 ईयर्स तक नहीं जाएंगे। देन सेक्शन 80G, 80G में सिंपली आप याद रखें कुछ ऐसी डोनेशंस हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐसे कुछ फंड्स हैं जिनके नाम मेंशन किए हुए हैं कि अगर आप वहाँ रिस्पेक्टिव फंड्स में डोनेट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80G। कुछ है कि 100% ऑफ द अमाउंट मिलेगा, कई केसेस में होता है 50% ऑफ द अमाउंट मिलेगा, तो वो सब आपको लर्न नहीं करना, बट सिंपली याद रखें कि हमें 80G में किसके रिलेटेड डिडक्शंस मिलती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस। देन सेक्शन 80TTA, TTA, ओके। ये सेक्शन क्या कहती है कि आपको डिडक्शन किस में मिलेगी, अगर आपने कोई सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट रिसीव करा है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट अर्न ऑन योर सेविंग्स अकाउंट। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है बट किसके साथ, विद बैंक और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस, इन तीनों में से अगर किसी में भी आपका सेविंग अकाउंट है और अगर उस पर आप कोई भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं, देन यू विल get the deduction under section 80TTA, but only up to ₹10,000। सिर्फ 10,000 तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और नो डिडक्शन फॉर FD इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट पे जो आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, ओनली फॉर दी सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट पे सेविंग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे दैट यू कैन ओनली क्लेम। देन दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स या HF इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, अदर देन सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन सेक्शन 80TTA का बेनिफिट नहीं ले सकते, उनके लिए एक डिफरेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 80TTD। द डिडक्शन इज अप टू ₹50,000। जैसे TTA में कितना बोला, मैक्सिमम ओनली 10,000 तक क्लेम कर सकते हैं, बट TTB में क्या कहते हैं, 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं कोई भी आप इंटरेस्ट रिसीव करें कुछ डिपॉजिट करने पे, बट किस लिए, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। पीछे वाले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया अदर देन वहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, बट ये स्पेशली सेक्शन ही किसके लिए बनाएगी, फॉर दी सीनियर सिटीजन्स, कि आप यहाँ पे 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। दिस सेक्शन इज स्पेसिफिकली फॉर दी सीनियर सिटीजन्स हु आर एज 60 ईयर्स और अबव। जो 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज के हैं, दे कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB. The section 80TTB provides the taxpayer relief from paying the income tax to some extent। कुछ हद तक ये सेक्शन उनको रिलीफ दे देती है बाय प्रोवाइडिंग अ रिबेट। रिबेट बोलो एक तरह से कोई डिस्काउंट मिल जाता है, किस किस पे, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, वही से बैंक से और पोस्ट ऑफिस और फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। और यहाँ पे either fixed or savings, but 80TTA में you can claim only on the interest earned from saving account, but in case of TTB you can claim interest either from fixed or either from savings। इसमें सीनियर को ज़्यादा बेनिफिट दे दिया कि आप फिक्स डिपॉजिट में भी जो आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट याद रहे ओनली अप टू ₹50,000। देन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हमने डिडक्शंस पढ़ ली। चलो अभी तक का थोड़ा जो हमने पढ़ा रिकैप्चुलेट करते हैं। अभी पहले ओवरऑल थोड़ा बताती हूँ। इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले सारे 5 हेड्स का एग्रीगेट करें, एग्रीगेट करने के बाद क्लबिंग करें, अगर है कहीं पे एप्लीकेबल कोई क्लबिंग करनी है इनकम की, इसके साथ पे कर दें। देन वट एवर इनकम यू विल गेट, उस इनकम में आप एडजस्टमेंट करें, किसकी, सेट ऑफ करें और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की एडजस्टमेंट करें। देन उसके बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा उसमें से आप डिडक्शंस को लेस करें। फिर जो डिडक्शंस को आप लेस करेंगे देन यू विल गेट दी टैक्सेबल इनकम, और अब इसी टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, देन वी विल क्लेम दी रिबेट अगर जहाँ पे एप्लीकेबल होगी। बाकी एक बार दोबारा से फॉर्मेट में देख लेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं कि रिबेट है क्या। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली सेक्शन। वो पूछ सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में जो रिबेट आप क्लेम करते हैं दैट कम्स अंडर विच सेक्शन, देन योर आंसर विल बी अंडर सेक्शन 87A।
और रिबेट का मीनिंग भी क्या है, डिस्काउंट। एक तरह से आप यहाँ पे और डिस्काउंट ले रहे हैं, जैसे डिडक्शंस के थ्रू भी आप थोड़ी अपनी इनकम को कम शो कर रहे हैं ताकि आपको टैक्स भी कम पे करना पड़े। एज यू नो दैट इनकम टैक्स और वी कैन से डायरेक्ट टैक्स इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, सो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा, तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। तो एक रिबेट भी ऐसा प्रोविजन बीच में डाला है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम कम करेंगे एंड अल्टीमेटली योर टैक्स विल बी रिड्यूस्ड। अब रिबेट क्या कहती है अंडर सेक्शन 87A वाली, टैक्स रिबेट्स कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 87A, ये फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये लेटेस्ट जितने भी मैंने आपको रेट्स बताए, जो भी प्रोविजन समझा रही हूँ दैट इज लेटेस्ट और ये सारा अपडेटेड है। कुछ भी मैंने आपको पुराना प्रीवियस ईयर्स में जो पहले चल रहे थे रेट्स वैसा कुछ नहीं है, ऑल आर अपडेटेड। अब रिबेट अगर आपने क्लेम करनी है, अपनी इनकम को किसी वे में रिड्यूस करना है, तो यू हैव टू मीट सर्टेन कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशंस आर met। अगर इन कंडीशंस को फुलफिल कर लेंगे तो आप रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। पहली तो है यू मस्ट बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं देन ओनली यू कैन क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। दैट मीन्स NRI कोई भी होगा, मीन्स नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही और शी कांट क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और जो लिमिट है इस रिबेट की, मैक्सिमम कितनी आप क्लेम कर सकते हैं, 12,500। और अगर टैक्स पेबल लेस देन है इससे, 12,500 से टैक्स जो आपका बन रहा है देना, अगर वो इससे कम है तो वही अमाउंट को हम मानेंगे कि वो रिबेट है। इसे भी एग्जाम्पल से बताऊंगी। अब देखिए, मैं आपको बार बार अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको हर एक चीज़ वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हर एक चीज़ समझाऊं, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स। अब थोड़ा आप पे भी डिपेंड करता है कि आप थोड़ा एफर्ट लगाएं समझने के लिए। आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि अभी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, मे बी बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कभी वो सेक्शन कभी वो सेक्शन, कभी ये अमाउंट कभी कुछ, बट नथिंग टू वरी। आप क्या करिए, वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, बट अल्टीमेटली आपको इन दी एंड सब क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम तो थोड़ा बहुत इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट बाद में आसानी से समझ आएगा। तो वापस आ जाते हैं। लेट्स से आपका टैक्स बनता है 10,000 का, ठीक है, बट यू कैन क्लेम रिबेट ऑफ 12,500, 12,500 तक की आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपने टैक्स देना ही 10,000 का है देन हाउ कैन यू क्लेम 12,500? 10,000 है तो 10,000 की ही रिबेट क्लेम करेंगे तो जीरो आपका टैक्स हो जाएगा, ना आपको 10,000 देना है ना कुछ। बट अगर आपका टैक्स है ही 12,500 का तो आप पूरी 12,500 ले सकते हैं, मतलब विच एवर इज लेस, जो भी आपका टैक्स पेबल लेस है या रिबेट लेस है, जो भी लेस होगा अब वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका 15,000 टैक्स बनता था तो आप 12,500 की रिबेट स्टिल यू कैन क्लेम, क्योंकि रिबेट इसमें छोटा अमाउंट है एज कम्पेयर टू 15। वैसे अगर है ही 10,000, आपको 10,000 ही पे करना है, तो आप मैक्सिमम क्लेम करके ये नहीं बोलेंगे कि मैं 12,500 क्लेम करूंगा और आप मुझे 25,000 रिफंड करें। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। जितना आपका टैक्स पेबल बनता है, अगर आपका कम बनता है रिबेट से तो आप उसी अमाउंट तक क्लेम कर सकते हैं। देन दिस रिबेट विल बी अप्लाइड टू द टोटल टैक्स। ये रिबेट जो होती है टोटल टैक्स पे अप्लाई होती है बिफोर द एजुकेशन सेस ऑफ 4%। सेस लगाने से पहले, ये एजुकेशन सेस जो है बस अभी के लिए याद रखें, एजुकेशन सेस लगता है रिबेट के बाद। तो कह रहे हैं कि ये सेस लगाने से पहले हम रिबेट दे देते हैं। ये लाइन आप छोड़ भी दें, स्किप कर दें, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दें। देन टोटल इनकम लेस द डिडक्शन शुड बी इक्वल टू और लेस देन 5 lakhs। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, आपको रिबेट क्लेम करनी है ना, एक और चीज़ है आपको याद रखनी है। एक तो हमें रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ओके, और साथ ही साथ एक और कंडीशन है प्लस, आपकी इनकम अगर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है या फिर 5 लाख से नीचे है तब ही आप रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। मीन्स दीज टू कंडीशंस आर मैंडेटरी। एक तो है आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, साथ ही साथ में आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख या उससे नीचे होगी तो ही आप क्लेम कर पाएंगे कितने की रिबेट, 12,500। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी। कई बच्चों को पता है क्या डाउट रहता है, जैसे वो बोलते हैं कि ऐसा बजट में आया था कि जिन लोगों की इनकम है 5 लाख तक की वो टैक्स से उनको माफ़ी मिल गई है, मतलब उनको टैक्स पे नहीं करना है। वो तो बात ठीक है, बट वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू रिबेट। ये नहीं है 5 लाख तक इनकम है टैक्स पे ही नहीं करना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 लाख तक इनकम है तो उनको प्रोविजन दिया गया है कि आप 12,500 की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर कोई सिटीजन है और इंडिविजुअल जिसकी एज है लेस देन 60
60 ईयर्स। अगर आप इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल के देखेंगे ना ऑन द इनकम ऑफ ₹5 लाख, क्योंकि बात ही यहाँ पे किसकी हो रही है, 5 लाख की बता रही हूँ ना मैं, तो 5 लाख पे अगर आप टैक्स निकाल के देखेंगे ना 60 ईयर्स से कम वालों का, तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी 12,500 आएगी। तो रिबेट का कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है कि अगर आपकी 5 लाख तक या 5 लाख से ज़्यादा, सॉरी 5 लाख से कम इनकम है, तो आप रिबेट भी कितने की क्लेम कर सकते हैं, 12,500 की। और 5 लाख पे वैसे भी 12,500 का टैक्स आ रहा है, और रिबेट आपको किस पे मिलती है, अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो अगर आप टैक्स में से रिबेट भी 12,500 की माइनस करेंगे तब जाके आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील होती है। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि सबके लिए 5 लाख तक एग्जम्प्ट हो गया है, वो तो लिमिट अलग रहेगी। जिसके लिए 2.5 लाख तक है, फॉर लेस देन 60 ईयर सिर्फ 2.5 लाख तक उनका नील है। देन जो 60 से 80 है उनका आपको पता है 3 लाख तक नील है। देन जो मोर देन 80 है उनको 5 लाख तक, वो अलग बात है। बट ये जो सिर्फ 5 लाख की इनकम की बात कर रहे हैं सेपरेटली, वो नील तब हो रही है क्योंकि उसमें रिबेट का कॉन्सेप्ट लग जाता है। ओके अगर आप 60 टू 80 वाले की बात करें, 60 टू 80 वाले की अगर आप टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, तो अगर आप खुद स्लैब रेट्स लगा के देखेंगे, पहले 3 लाख तक तो उनको माफ हो जाएगा, तो जो बाकी 2 लाख रह जाएगा उस पे जब हम 5% का रेट लगाएंगे तो टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ बनती है 10,000। और आपको पता है जिसकी लाइबिलिटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, 5 लाख तक की इनकम पे निकाला ना हमने, इसका भी 60 टू 80 एज वाले का 5 लाख पे टैक्स निकाला 10,000, तो इस पे हमें रिबेट कितने मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 10,000, नॉट मोर देन दैट। जो भी लेस अमाउंट होगा उतने की रिबेट मिलेगी, इसमें भी टैक्स लाइबिलिटी हुई नील। देयरफॉर आवर टैक्स इज बिकमिंग जीरो। ना कि ऐसा है कुछ कि 5 लाख तक आपको टैक्स पड़ेगा ही नहीं, वो रिबेट लगाते हैं तब भी होता है। अब आप खुद जो मोर देन 80 ईयर्स वाले भी लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकाल के देखना, जो भी आएगी वो 12,500 से कम ही आएगी। दैट्स वाई वो रिबेट दे दिया एक तरह से, दैट्स वाई उनका भी टैक्स कितना हो जाएगा, जीरो। या आप खुद ट्राई करें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की कि क्यों, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके माइंड में परसेप्शन बन गई है कि हाँ 5 लाख तक की इनकम पे किसी को टैक्स नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है। द लॉजिक बिहाइंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट। देन रिबेट हो गया, उसके बाद है सरचार्ज। अब सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज और एडिशनल चार्ज क्या है, या सरचार्ज बोलो या एडिशनल चार्ज बोलो, ये क्या है, इट इज़ अ टैक्स लेविड ऑन टैक्स, या फिर टैक्स चार्ज्ड ऑन टैक्स, या सिंपली इट इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन पेएबल टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम है आपकी 1 लाख और इस पे टैक्स निकल रहा है 1,000। अब आप निकालने नहीं बैठ जाना कि 1,000 तो आ नहीं रहा, ये सिंपली एग्जांपल बता रही हूँ, बाकी आंसर तो कुछ और ही आएगा। 1 लाख का सपोज इस पे टैक्स निकल रहा है, अब इस टैक्स के ऊपर कुछ और भी एक और रेट लगेगा, वो क्या होगा, सरचार्ज का रेट होगा एक। और सरचार्ज मतलब एक और टैक्स के ऊपर टैक्स कब पड़ेगा, कोई एक स्पेसिफाइड लिमिट है, उसके बाद वो रेट हमें पड़ता है। वो आगे हम यहाँ पे लेवल्स देखेंगे, बट पहले देखें आगे एग्जाम्पल देखें। इफ़ अ टैक्स इज इम्पोज्ड एट 30% ऑफ इनकम ऑफ ₹100। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, लेट्स से आपकी 100 रुपीज़ की इनकम थी, उस पर टैक्स पड़ता है कितने का, एट द रेट 30%, दैट इज ₹30। द टोटल पेएबल टैक्स विल बी 30, वो कह रहे हैं फिर 30 आपका टैक्स पेएबल होगा। तो सरचार्ज क्या होगा इसमें, 10% कैलकुलेटेड ऑन ₹30। अब इस 30 पे एक और सरचार्ज, लेट्स से उन्होंने लिया कि 10% का सरचार्ज है, अब इस 30 रुपीज़ पे 10% लगाएंगे, दैट इज ₹3। तो 3 क्या हो जाएगा, सरचार्ज, इस सरचार्ज का अमाउंट हो जाएगा। ओके, वुड अमाउंट टू ₹3, तो सरचार्ज कितना आएगा, 3। सिंपली सरचार्ज क्या है, इट इज़ अ टैक्स ऑन टैक्स। अब कुछ कंडीशंस हैं तभी सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज नो। जिसकी इनकम 50 लाख से नीचे नीचे है उसको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, बट जिसकी इनकम एक्सीड कर गई, मींस अबव 50 लाख हो गई, तो उसको 10% का सरचार्ज लग जाता है। मतलब अगर इनकम 100 थी, टैक्स उस पर 30 था पहले जो नॉर्मल लगाते हैं, देन इस 30 पे और 10% सरचार्ज लगेगा इफ़ योर इनकम इज एक्सीडिंग ₹50 लाख और 1 करोड़ तक होगी तब। और अगर इनकम आपकी एक्सीड कर गई 1 करोड़ से, देन सरचार्ज कितने का लगेगा, 15% का। और अगर एक्सीड कर गई आपकी 2 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ तक ओनली 15%, देन 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%। ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आई डोंट थिंक इतना सारा आपको वास्ट में अब ये रेट्स वगैरह पूछेंगे। बट अगर आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम या जीडीपी रेट्स वगैरह वो सब भी लर्न करते हो ना, तो इट वुड बी बेटर अगर आप ये सब भी थोड़ा बहुत माइंड में बिठा लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। मे बी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से एक सेफ एंड लेके तो चलेंगे, राइट। देन सरचार्ज हो गया, उसके बाद सेस। अब सेस क्या है, इट इज सिंपली, जैसे सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स होता है,
Cess is also a tax on tax, but it is usually levied for the specific purpose. सरचार्ज में तो है कि कुछ लिमिट्स हैं तब ही हमें वो रेट लगाना है, बट सेस क्या है, इट इज़ मैंडेटरी, ये हर एक पे लगता है बट ओनली फॉर दी स्पेसिफिक पर्पजेज. बट इंडिया में करंटली अभी कौन सा सेस लग रहा है? ऐसे तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेस, बट इंडिया में करंटली हमारे पास है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हम अमाउंट कलेक्ट करते हैं किस लिए? फॉर दी हेल्थ ऑफ द पीपल, उनकी बेटरमेंट के लिए या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए, स्पेशली फॉर दी पर्सनस हु आर बिलो दी पॉवर्टी लाइन. कितना रखता है? एट द रेट 4%. ओके, तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा. देन ये मैंने ऐसे एक चार्ट बना दिया कि आपको क्लैरिटी मिले कि जो नॉर्मल टैक्स रेट थे, जो हमने कल स्लैब रेट्स के बारे में पढ़ा, देन आज सरचार्ज पढ़ा, देन हमने सेस के बारे में पढ़ा. पहले स्लैब रेट्स लगते हैं, याद रखेंगे, देन सरचार्ज, फिर उसके बाद हमारा लगता है सेस. सरचार्ज तो तब लगेगा इफ एप्लीकेबल, अगर वो इनकम के वो वाली लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, अदरवाइज नो. अगर 50 लाख तक ही आपकी इनकम है तब तक आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा. अब स्लैब रेट सिंपली क्या है? वही है, टैक्स रेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द इनकम लेवल. स्लैब रेट्स वाले टैक्स कब लग रहे हैं? जब इनकम लेवल पे डिपेंड करता है ये, वही 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख बेस्ड अपॉन द एज ऑफ द इंडिविजुअल्स. देन सेस कब है? इट इज एडिशनल टैक्स कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है. और सरचार्ज भी एडिशनल टैक्स है, बट कब लगता है? ओनली जब इनकम अर्न जो होती है वो अबव स्पेसिफाइड लिमिट होती है. अब तो हमने सबका मीनिंग वन बाय वन समझ लिया कि क्या चीज़ क्या है, तो एक बार दोबारा फॉर्मेट देख लेते हैं. सबसे पहले वही, हमने जितनी भी इनकम खुद की कमाई है उनको हमने एग्रीगेट करा, पहला स्टेप. देन कुछ अगर क्लबिंग एप्लीकेबल है तो हमने वो भी प्लस करनी है साथ में. देन जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा उसके बाद हमने क्या करना है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. ये मैंने आपको समझा दिया. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी सबसे पहले इनकम का टोटल करना है, देन हमने सेट ऑफ करना है. फिर सेट ऑफ करने के बाद ये इन दी एंड ओवरऑल हमारी टोटल इनकम ही है ना, तो ये है ग्रॉस टोटल इनकम. जैसे आपने पढ़ा था ना उसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, ग्रॉस क्या होता है? टोटल, ये है ग्रॉस होता है बड़ा एज कंपेयर टू नेट. जब ग्रॉस में से कुछ डिडक्ट होता है देन वी गेट दी नेट अमाउंट. वैसे ही सबसे पहले हमारी आती है ग्रॉस टोटल इनकम. अब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस लेस हो जाएंगी अंडर सेक्शन. ये भी याद रख सकते हैं, जो हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं वो कहाँ तक होती हैं? सिर्फ 80C से लेके 80U तक, एंड दे आर स्पेसिफाइड इन विच चैप्टर? अंडर चैप्टर 6. ओके, देन जब हम डिडक्शंस को लेस कर देते हैं फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, देन वी गेट टैक्सेबल इनकम, या आप टैक्सेबल इनकम बोल लो, या आप इसे हम बोल सकते हैं नेट इनकम. ओके, तो अब कोई आपको ये भी पूछेगा ना क्वेश्चन कि क्या टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम सेम होता है? नो. टोटल इनकम क्या होगी आपकी? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल जितनी है. बट जब इस टोटल में से हम डिडक्शंस को लेस कर देते हैं उसके बाद हमारी क्या आती है? टैक्सेबल इनकम, जिस पे हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है. मेन मोटिव तो यहाँ तक यही था कि हम इस इनकम का पता करें ताकि हम टैक्स निकालें. और जो हमने कल की वीडियो में टैक्स निकालना सीखा था वो सिंपली था एज पर दी स्लैब रेट्स, और वही जो हमारा एज पर स्लैब रेट्स आता है वो आता है टैक्स ऑन नेट इनकम. यहाँ तक हमने कल कर लिया था, ठीक है. तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ तक हमारा सारा हो गया. देन उसके बाद जब हमने ये लायबिलिटी निकाल दी अपनी टैक्स वाली, उसके बाद स्टिल अगर हमने नोटिस करा कि हमारी इनकम 5 लाख तक या उससे कम है, तब हम रिबेट ले सकते हैं. कितने तक की? ₹12,500. उस टैक्स में से रिबेट को माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा फिर उसमें हम और सरचार्ज लगाएंगे, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स. इस टैक्स पे ओ रेट लगाएंगे अगर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा. देन अगर सरचार्ज नहीं हुआ स्टिल हमें सेस तो लगाना ही लगाना है. कितना? एट दी 4%. देन इन दी एंड फाइनली वी विल गेट कि हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है कि हमें पे करना है, अगर नेगेटिव में आएगा तो हमें रिफंड करना है. ओके, तो अब हमारा डायरेक्ट टैक्स एक बार के लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है. क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, एंड आपने खुद नोटिस कर लिया होगा इनकम टैक्स ही खुद अपने आप में एक पूरा टॉपिक बन गया है. तो डायरेक्ट टैक्स में यही एक पढ़ना है आपको और कोई नहीं पढ़ना है, और इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे. देन वी आर लेफ्ट विद इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, देन आपका टैक्सेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो इन दी अपकमिंग लेक्चर वी विल स्टार्ट इनडायरेक्ट टैक्स. बाकी आप साथ साथ रिवीजन करते रहिए, जितने भी मैंने आपको पुराने लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे हैं उन्हें भी साथ साथ देखिए, क्योंकि अकाउंट्स ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना और अच्छे से समझ आएगा. सो आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. बाकी जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें
And if anybody is new to the channel, then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.